प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात करेंगे खालिस सियासत की, मोर्चेबंदी की, नंबर गेम की, तैयारियों की, बयानबाजियों की, और जितनी उठापटक चल रही है इन दिनों सियासी फिजाओं में, उसमें कल का दिन अगर अंग्रेजी में कहें तो कल और आज का दिन खासा हैपनिंग रहा, यानी कि बड़ा हलचल वाला दिन रहा, खासी उठापटक का दिन रहा। सबसे पहले बात आज की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। मध्य प्रदेश का पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह छठा दौरा है। मध्य प्रदेश भी चुनावी राज्य है, छत्तीसगढ़ भी चुनावी राज्य है। इसी साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर, विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। एक बार फिर विपक्षी गठबंधन को घमंडिया कहा। एक बार फिर कहा कि ये इंडिया नहीं, इंडी अलायंस है, यानी कि बाद के ए को हटाकर अलायंस कर दिया गया। और एक बार फिर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि घमंडिया गठबंधन में जो लोग इकट्ठे हो गए हैं वो सनातन परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, सनातन परंपरा को पूरी तरीके से बाहर करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से विपक्षी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। और इस सब के बीच संसद का विशेष सत्र जो सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया है, 5 दिन का विशेष सत्र, उसका एजेंडा भी सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया। इसमें क्या होना है? इसमें भारत के 75 वर्ष की उपलब्धियों को एक तरीके से रखा जाना है। अलावा इसके 4 बिल सदन में पेश होने हैं, लोकसभा में पेश होने हैं। उनमें केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी एक बिल है जो खासा विवादास्पद बिल है, जिस पर विपक्ष को एतराज है, जो राज्यसभा में पास हो चुका है। तो ये आज का दिन रहा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन पर बरसते नजर आए, मोर्चाबंदी करते नजर आए और चुनावी राज्यों में ताल ठोकते हुए नजर आए। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा इस अंदाज में कि विपक्षी गठबंधन ने जिस समन्वय समिति की घोषणा 1 सितंबर को की थी, उस समन्वय समिति की 13 दिन बाद पहली बैठक हुई दिल्ली में। शरद पवार के घर पर यह बैठक हुई और खबर निकलकर सामने आई कि विपक्षी गठबंधन की साझा रैली, पहली साझा रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी कि बीजेपी शासित राज्य। तो विपक्षी गठबंधन की पहली रैली भोपाल में, यहां से विपक्षी गठबंधन ताल ठोकता हुआ नजर आएगा। सीट शेयरिंग का मामला अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि सीट शेयरिंग पर भी बहुत जल्द सहमति निकलेगी। यहां से विपक्ष ने भी एक ट्रायल बलून छोड़ा। आपको याद होगा थोड़ी दिन पहले सत्ता पक्ष की तरफ से ट्रायल बलून छोड़ा गया था कि स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। जबरदस्त हंगामा हुआ, इंडिया और भारत को लेकर भी जबरदस्त विवाद हुआ, संविधान संशोधन तक बात पहुंच गई। लेकिन इस बार विपक्ष ने ट्रायल बलून छोड़ा। और वो ट्रायल बलून क्या? विपक्षी गठबंधन ने तय किया कि जो भी पार्टियां इस इंडिया अलायंस में हैं, उनका कोई प्रवक्ता, टीवी कुछ चुने हुए नाम है टीवी पत्रकारों के, उनकी डिबेट्स में नहीं जाएगा, उनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे कोई भी प्रवक्ता। और आज उन 14 टीवी एंकर्स के, पत्रकारों के नाम भी सामने रख दिए गए कि वो 14 टीवी एंकर्स कौन होंगे। लेकिन इस ट्रायल बलून के बाद अब बारी आती है तैयारियों की, बयानबाजियों की, गहमा गहमियों की। और इन सब के बीच जो 2 गठबंधन हम देख रहे हैं, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, उन दोनों के सामने 2 बड़े इम्तिहान हैं। और पहला इम्तिहान इसी साल है। इसी साल के अंत में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं और 2 राज्य और, मिजोरम और तेलंगाना। इनकी सीट भी, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 हैं, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40। हालांकि यह माना जाता है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनावों पर कोई असर नहीं डालते, और यह ठीक भी है, क्योंकि पिछले बार में अगर देखा जाए 2018 में, तो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी। लेकिन उसके कुछ महीने बाद जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तो क्लीन स्वीप कर गई एक तरीके से बीजेपी। 25 की 25 राजस्थान में जीत गई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लिया, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें हासिल कर ली। तो यह कहा जा सकता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं,
नतीजों का भी कोई बहुत घालमेल नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये जो दो इम्तिहान है, एक तरफ विधानसभा चुनावों के, दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों के, ये तय है कि विधानसभा चुनावों में अगर कोई पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो वो इसी विश्वास के, इसी जनादेश के कॉरिडोर को लेकर 2024 तक आगे बढ़ेगी। ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया, दोनों की तैयारियां कितनी और दोनों के पास मुद्दे क्या, क्या दोनों के पास नेतृत्व, नीति और नियत का ये जो सामंजस्य है ये नजर आ रहा है। चर्चा सबसे बड़ा सवाल में आज इसी पर, लेकिन शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के साथ। इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस, हालांकि बीजेपी के बहुत सारे और नेता, मसलन अनुराग ठाकुर और इसी तरह से पहले भी नेताओं ने इंडी और अलायंस को अलग अलग विभाजित कर कर सामने रखा, लेकिन प्रधानमंत्री भी अब इंडी अलायंस कह रहे हैं, घमंडिया कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर 2024 की पिच दोनों तरफ से सजनी शुरू हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या है वो आपके सामने रखती हूं। इंडिया ने डराया, एनडीए इंडी पर आया, काम पर पड़ेगा वोट या नाम पर होगी चोट। क्या इंडिया गठबंधन ने असहज स्थिति सत्ता पक्ष के लिए पैदा कर दी है? कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं? आरपी सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अनुमा आचार्य जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। केसी त्यागी जी जुड़ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। सबसे अनुभवी पैनलिस्ट इस पैनल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जुड़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है एलजेपीआर के। संजय कुमार जुड़ रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। आरपी सिंह, शुरुआत आपसे। आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी, विकास पर वोट मांगने वाली पार्टी, फिर कहां आप इंडिया घमंडिया में फंस गए? पहली बात तो आपको बधाई गरिमा, आप उन 14 एंकर्स में नहीं है जिनकी सूची आज इंडी अलायंस ने इशू की है। और वैसे इनका नाम आपको पता नहीं क्यों नहीं सूट करता, इंडी अलायंस ही है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो आप उसको इंडिया अलायंस जब कहते हैं तो फिर आपको इंडीए करना पड़ा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। जो ठीक नाम है वो वही है, आप अगर उसको ढंग से बोलेंगे तो, मतलब जो उन्होंने अपने आप अपनी घोषणा करी है। खैर, नाम का इशू नहीं है, आपने बना लिया उसको, आज डिबेट का इशू बना लिया। पर जो इशू है कि ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और फिर कहते हैं हम बहिष्कार करेंगे एंकर्स का, टीवी चैनल्स का। देखता है कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी और कितनी लोकतंत्र की आजादी की ये लोग बात करने वाले और कैसे लोग हैं। ये इससे निकल कर आ गई सारी बात आज वाली बात से। पर मूलतः बात समझे क्या है, जो आज प्रधानमंत्री ने जो मूल बात की उस पर भी जाए कि ये लोग सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं सबके साथ, और ये खुलकर सनातन पर कुठाराघात कर, और ये नया नहीं है। ये जितना अलायंस है, इनके ज्यादातर पार्टनर्स के कुछ एक छोड़ दो, एक आधा छोड़ दो, बाकी सबके डीएनए में वैसा है। और वो लगातार अब वो डीएनए क्योंकि कहीं मैचिंग हो रही है तो वो कहीं फूट कर निकल रहा है। डीएमके का स्टैंड शुरू से वैसा था, अब वो वापस से फूट निकल। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे इंडिया अलायंस की तय हुआ। मैं आपकी डिबेट पे कुछ दिन पहले क्या कर गया था कि इनका हिडन एजेंडा है, वो हिडन एजेंडा बाहर आ गया। ममता बनर्जी, सबको जानकारी है कि उनकी कितनी आस्था है सनातन के प्रति, या कैसा उनका व्यवहार रहता है सनातन के प्रति, वो सबको दिखता है, जानकारी है। लेफ्ट पार्टीज केरल के अंदर किस प्रकार का उनका सनातन के प्रति क्या रुख रहता है, आज का नहीं, पुराना रुख है, सबको जानकारी है। केजरीवाल जी के यहाँ राजेंद्र नाम से उनके जो मंत्री थे सरकार में, उन्होंने क्या क्या कहा देवी देवताओं के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, वो सबकी जानकारी में है। माननीय लालू यादव जी ने और
उनके बेटे ने या उनके पार्टी के बाकी सदस्य क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं सनातन के बारे में, ये सबको जानकारी है। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके बाकी लोग किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं रामचरितमानस के बारे में या बाकी सनातन या हिंदू के बारे में, सबको जानकारी है। तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने तय किया है कि हमने ये एजेंडा, ये लाइन फॉलो करनी है। हमने समाज को बांटना है, समाज में वैमनस्य फैलाना है। और वो जब बोलते हैं, इनके एक पार्टनर बोलते हैं तो बाकी पार्टनर उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आरपी सिंह, आप क्या विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन रख लिया, आप इंडिया घमंडिया पर आ गए। तो इस बार, हालांकि हमेशा मैं मानती हूं कि पिच जो है वो बीजेपी सेट करती है, इस बार क्या उन्होंने पिच सेट कर दी आपकी? आपको मजबूरन आना पड़ा उस पिच पर? मैं माफी चाहता हूं, अगर आप इस पिच पे नहीं आ रही तो आप सनातनी नहीं है। आप कितनी सनातनी है ये आप खुद अपने आप तय कर लें। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि हम सनातन का उन्मूलन कर देंगे, वर्ड एरेडिकेट कर देंगे, तो क्या सनातन को आप एड्स के साथ, जहां आप मलेरिया के साथ या डेंगू के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे और फिर उसको वापस से रिक्रिएट, एक नहीं कई लोग उसको रिक्रिएट करेंगे। वो प्रियंक खड़गे रिक्रिएट करेंगे, केसी वेणुगोपाल रिक्रिएट करेंगे, कार्तिक चिदम्बरम रिक्रिएट करेंगे, आरजेडी के एक नेता रिक्रिएट करेंगे, सपा के नेता रिक्रिएट करेंगे। तो आप समझते हैं कि वो देश की जो मूल धारा है, और मुझे नहीं पता उनको सनातन की कितनी जानकारी क्या नहीं है या सनातन में क्या सोचते हैं लोग, कैसे सोचते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सारा का सारा एक पंथ अनुयायी है, जबकि सनातन व्यापक है, सनातन इटर्नल है। कम से कम आरपी सिंह, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं और मैं इस पिच पर कम से कम आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा न नेता है न नेतृत्व है। तो नेता और नेतृत्व तो, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले तो विधानसभा की फाइट में जाना है, विधानसभा में नेता और नेतृत्व आपके पास भी नहीं। जी, मैं विधानसभा की बात कर लेते हैं। अभी हाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए थे। छत्तीसगढ़ जाकर क्या कराए कि बघेल साहब सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, ये उनके शब्द थे कि बघेल साहब सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, हमारे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी साहब रोज तख्ती लेकर खड़े होते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। उनके आप पिछले 15 दिन का 20 दिन का बयानों के ट्रैक निकाल लीजिए, ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बयान आते हैं। बिल्कुल, आरपी सिंह सही कह रहे हैं। एक आधा सेकंड और दे दीजिए, आधा सेकंड और आधा 15 सेकंड और मेरी बात पूरी हो जाएगी। पूरा बोलने का मौका दूंगी, पूरा बोलने का, मेरी बात पूरी करूं, उसके बाद फिर आप रोकिएगा, मेरी बात पूरा बोलने का मौका दूंगी। लेकिन एक सवाल अगर आप मुझे बता पाए, इस जवाब को अगर आप दे गए आरपी सिंह, तो मैं पूरा बोलने का आपको मौका दूंगी। और सवाल वही, आपने नीति और नेतृत्व की बात कही, मैं तो मानती हूं विपक्ष के पास नेतृत्व अभी तक कम से कम नहीं है, अनुमा आचार्य बताएंगी। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नेता तो आपके पास भी नहीं, नेतृत्व आपके पास भी नहीं। जी, मैं पहले मेरी बात पूरी करूं, फिर आपको प्रश्न का उत्तर भी देता हूं। तो पंजाब के अंदर 5 मंत्री चार, मैं गलती से ज्यादा बता गया, 4 मंत्री जेल में है कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने अंदर किए 4 मंत्री जेल में, और उसमें से उप मुख्यमंत्री भी उनका जेल में है। अब क्या लगता है कि कोई अलायंस कर लेंगे? उनके बाजवा साहब कह रहे हैं अलायंस कर देखो, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे। अभी कल हुड्डा साहब ने कह दिया हम 10 की 10 सीट लड़ेंगे, हमारा कुछ लेना जाना नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री वो कह रहे हैं हम 10 लड़ेंगे, हमारा किसी से लेना जाना नहीं। ये उनके, मेरे बयान नहीं, उनके बयान है, आपको चाहे तो भेज दूंगा जी। तो ये ऊपर से फोटो खींचने के लिए अच्छा है, राघव चड्ढा जी या खड़गे साहब या बाकी सब लोग आपस में फोटो खिंचवा लेंगे, थोड़ा चेहरा देख लेंगे, चाय की प्यालियां एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे। परंतु क्या आपको लगता है जिन 4 मंत्रियों के लोग जो जेल में है, उनकी जो कैडर है, बड़े होशियार प्रवक्ता है आरपी सिंह, बड़े होशियार प्रवक्ता है, कैसे निकल जाना है सवालों से जानते हैं। आ जाइए, बहुत लंबा समय दिया मैंने आपको, आ जाइए प्रश्न पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं समझ में क्या कि आप प्रश्न पर आ जाइए, आप बाकियों को समय पूरा देंगे। हाँ, आप बाकियों को समय पूरा देंगे, मुझे भी एक, क्योंकि ये तथ्य सामने आना जरूरी है। हाँ। अब ये बता दीजिए मेरे को अब राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व। हाँ, राजस्थान में हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश सब में लीडरशिप है, और हमारी लीडरशिप के अंतर्गत ही हम चुनाव लड़ेंगे, आप चिंता मत करिएगा। और हमारे पास देश में आज सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिबल फेस है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है सबसे ज्यादा क्रेडिबल। और आप अभी जो अभी पीयू का जो सर्वे आया था उसमें प्रधानमंत्री जी 80% पे थे, बाकी सारी पार्टी मिलाकर 20% पे। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपने हिमाचल लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में कर्नाटक लड़ा, दिल्ली लड़ा, पंजाब लड़ा, सारी जगह बीजेपी हार गई। होगी बात यार, तो चुनाव हार जीत का काम है। हम हो सकता है चुनाव कहीं हारेंगे भी, हम तो हार मानते हैं जब हारेंगे। हम कम नहीं मानते चुनाव जब हारते हैं, तो हम तो मानते हैं कि हम चुनाव हारे हैं। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा हूं, आप ध्यान करिएगा, जब चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उड़ीसा के अंदर और आंध्रा के अंदर लोग वोट डालने जाते हैं, 2 मशीनें होती हैं, 2 उंगलियों से वोट डालते हैं, वो दोनों जगह अलग अलग वोट डालते हैं। उनको पता है कि देश के लिए किसको चुनना है, राज्य के लिए किसको चुनना है, सबको पता है। और लोग अपनी विवेक से ठीक वोट डालते हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं चैलेंज करते कि नहीं ये तो एक वोटिंग मशीन ठीक थी, एक वोटिंग मशीन गड़बड़ हो गई, या इलेक्शन कमीशन ने शरारत कर दी, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर बदल दिया, हम नहीं कभी कहते। ना हम लंदन में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर कहते नहीं ये तो वोटिंग मशीन ही सारी गड़बड़ है। तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, उड़ीसा के अंदर होता नहीं होता, चुनाव होते हैं, राज्य के अंदर किसी और को वोट डालते हैं, केंद्र के अंदर किसी और को वोट डालते हैं। अच्छा आरपी सिंह, आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के तो तमाम लोग कायल हैं और इसीलिए 2014-2019 में जीते। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहां कोई और ही बनाना पड़ेगा ना। आपको शिवराज सिंह चौहान शायद नाम दिखता नहीं वहां पर, सुनता नहीं आपको। वहां पर हमारे मुख्यमंत्री हैं और लगातार कई बार के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में तो पूरा केंद्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल रखी है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी तरह की समिति में शामिल नहीं। 46 लोग आप समिति में शामिल कर लेते हैं, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं होती। यही हाल आपका राजस्थान का बताया मैंने, मध्य प्रदेश का बताया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर आपने उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में बुला लिया। जी धन्यवाद। आपको याद है हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो मनोहर खट्टर जी नहीं थे उस सीन में, पर वो मुख्यमंत्री बने। तो ये तो हमारी हर राज्य की रणनीति अपने हिसाब से होती है और जहां हमको जैसे सूट करता है हम वैसे करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। परंतु इसका मतलब हम चुनाव हारते जीतते नहीं, हम चुनाव जीतते भी हारते भी हैं, उसमें क्या है। अभी हाल में हम लोग चुनाव जीते हैं मणिपुर के अंदर, अब वहां पर हमारे पास मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया, हम चुनाव जीते। आरपी सिंह ये मान रहे हैं कि चुनाव जीतते भी हैं हारते भी हैं, यानी कि अजय कोई नहीं। अनुमा आचार्य, इस बार आपने ट्रायल बलून एक तरीके से सामने रख दिया कि सीट शेयरिंग पर सवाल ना पूछा जाए आपसे, ना पूछा जाए कि भैया इतने होले हौले गाड़ी चलेगी तो 2024 तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए ट्रायल बलून एक सामने रख दिया कि एंकर्स के टीवी शोज में प्रवक्ता नहीं जाएंगे। क्या हासिल होगा इससे? गरिमा जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। नमस्कार। प्रणाम। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम कि ये घमंडिया शब्द संस्कृत का है या फारसी का है। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक फूहड़ शब्द है। और ऐसे ही ये इंडी अलायंस, मतलब आप देखिए तड़प कितनी है। इंडिया गठबंधन के आने से कैसी तड़प है कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी अपरिष्कृत हो गई है। अब आप देखिए कि दिन भर क्या हम अपने घरों में बैठकर दूसरों की आलोचना करते हैं या अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दिन भर 24 घंटे विपक्ष को कोसते हुए प्रधानमंत्री मुझे देश के प्रधानमंत्री नहीं लगते हैं। प्रधानमंत्री का स्तर ये नहीं होता है, वो देश के अभिभावक होते हैं, सबको इकट्ठा साथ लेके चलते हैं। कल आपने देखा होगा कि हमारे सेना के 2 जवान शहीद हुए, पुलिस का एक डीएसपी शहीद हुआ, एक राइफलमैन सेना का शहीद हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री खुद पर फूल बरसा रहे थे, 2 मिनट का मौन तक नहीं कर सके। और आज मध्य प्रदेश में चुनावी रैली पर जा रहे थे। जिन लोगों के कारण प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और बटोरते हैं, उन लोगों के लिए 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते। सेना का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे केवल चुनावी मोड पे रहता है। और एक बात कहूंगी जो आपको सख्त लग सकती है, लेकिन सख्त सही, हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, संसद के दलों में से किसी एक का नेता होना चाहिए। सेना के जवानों की शहादत पर आपका जो दर्द है वो समझ में आता है, लेकिन सवाल पर आ जाते हैं। और सवाल यह है कि ट्रायल बलून इस बार आपने छोड़ा, हासिल क्या होगा? क्योंकि आपको तो आगे बढ़कर सीट शेयरिंग पर बात करनी थी, अपनी तैयारियों पर बात करनी थी। मेरा सवाल यह है कि हमारे ऊपर इंडिया
इंडिया गठबंधन के ऊपर ही इतनी सारी चर्चा क्यों हो रही है भाई? एनडीए भी तो करता है, एनडीए में राजा है, लोकतांत्रिक नेतृत्व नहीं है, अभाव है नेतृत्व का। पहले संजय जोशी जी को रास्ते से हटाया, जो भी करके हटाया, बाकी लोग भी उसी रास्ते जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसे भले व्यक्ति, इतने अच्छे व्यक्ति जिनकी इतनी इज्जत पूरा देश करता था, रक्षा मंत्री हैं, अपने सैनिकों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं कर सके। आपको लगता है कि हमारा देश सही रास्ते पे जा रहा है, जहां सेनाओं का अपमान हो रहा है, सैनिकों का अपमान हो रहा है, उनसे कहा जा रहा है हमारी पार्टी के प्रचारक बनो, छुट्टी पर जाओगे तो केवल सरकार की नीतियों का प्रचार करो। ये भारत है हमारा, इस भारत में हम सब ने जन्म लिया है क्या? हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र में अनुमा जी आप भी जानती हैं, अनुमा जी एक सेकंड, आप जानती हैं लोकतंत्र में नंबर गेम महत्वपूर्ण है और इसीलिए इंडिया अलायंस बना। और मैं उसी इंडिया अलायंस पर आपसे सवाल पूछ रही हूं, तो अब ये बता दीजिए, मैं आगे फिर बढ़ूंगी, केसी त्यागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगी कि ये जो टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का फैसला, क्या इससे इंडिया अलायंस की तैयारी मजबूत होती है क्या? देखिए गरिमा जी, आप खुद नहीं चाहती कि आपको कोई अपमानित करे। एक तो आप सभ्य सुसंस्कृत पढ़ी हुई महिला हैं, उसी तरह से हम भी नहीं चाहते। हम अपनी पार्टी का पक्ष रखने आते हैं, हमारी जब मर्जी होती है। ये एंकर कितने ही बार मेरे जैसे 24 साल जिसकी सेना में सर्विस है उसको देशद्रोही बोलने की हिमाकत कर चुके हैं। ऐसे लोगों को नहीं हटाना चाहिए, उनसे हमें अपना रास्ता नहीं अलग कर लेना चाहिए। आप जवाब दीजिए, आपको मैं देशद्रोही कहती हूँ, खून नहीं उबल जाएगा आपका? मेरा तो खून उबल जाता है। तो ऐसे एंकरों को अगर हमने उनका बहिष्कार किया है, क्या वे पत्रकार रह गए थे? शोभा की बात तो मैं आपको बताऊं ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिन भाषा का उपयोग करते हैं, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा कि एक व्यक्ति लगातार खुद के बारे में बात करता हो, दूसरों की दिन भर बुराई करता हो, आपके घर में मौजूद हो, मान लिया, या मेरे घर में मौजूद हो, तो क्या हमारा उससे मन उचट नहीं जाता? हम बोलते हैं चलो यार ये तो बोलता ही रहता है, इसको छोड़ दो। ठीक है अनुमा जी। केसी त्यागी, सनातन पर बात की अभी आरपी सिंह ने, डीएमके उदयनिधि स्टालिन हुए, डी राजा हुए, क्या केसी त्यागी जी नहीं लगता आपको कि आपने प्रवक्ता भेजने तो बंद कर दिए टीवी शोज में, लेकिन आपको अपने नेताओं के इन बयानों पर भी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो आप ही को डेंट पहुंचाए और चले गए, आपकी सारी तैयारियों को पलीता लगा गए। गरिमा जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा शांति के साथ सुना जाए जी। एक पार्टी है और मेरी बात को मेरे पुराने साथी अरुण कुमार जी विद्वान हैं, ये शायद इससे असहमति नहीं रखेंगे। द्रविड़ का जो आंदोलन है ये सनातन धर्म के और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। इसके नेता पेरियार थे, उसका जिक्र करके मैं बहस को ख़राब नहीं करना चाहता, वो भगवान श्री राम का भी अपमान कर चुके हैं। उसके बाद इसके नेता बने अन्नादुराई, जिन्होंने डीएमके बनाया। 1966 में पार्लियामेंट में उन्होंने बिल रख दिया कि तमिलनाडु को अलग किया जाए, उसमें इसका नाम मद्रास रेजिडेंसी था, और उसी से डीएमके बनी है। और मैं अपने पुराने भी और नए भी हैं, आरपी सिंह जी मेरे मित्र हैं, इनको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उसी पेरियार के, उसी अन्नादुराई के अनुयायी मंत्री थे मंत्री परिषद में। तो क्या अटल जी के नेतृत्व वाला जो एनडीए था, जिसमें हम भी थे, उसके बारे में भी आप वही भाषा बोलेंगे जो आज प्रधानमंत्री जी या आज चैनल पे आप बोल रहे हैं? क्यों आपने एनडीए के अंदर एंटी सनातनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले, और ये मेरे मित्र अरुण जी उस समय लोकसभा में एमपी थे, ये मेरी हाँ में हाँ भरेंगे, तो ऐसे लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में रखा? नंबर 1। नंबर 2, मैं भी मानता हूँ, मैं अपर कास्ट में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि जातिगत दोष हमारे भारतीय समाज में है, छुआछूत इसमें है। मैं लिखता रहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान के 1/3 जिले ऐसे हैं जिस पर हाथ से मल साफ किया जा रहा है, और ना पखाना इंसान के सर पे ढोने की परंपरा जारी है। मैं इस व्यवस्था का विरोधी हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का समर्थक हूँ, लोहिया का समर्थक हूँ कि देश में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जाति व्यवस्था का विरोध मैं भी करता हूँ, तो मैं भी क्या एंटी सनातनी हो गया, जिसने 5वीं साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ओम जय जगदीश हरे की आरती से
अपना बचपन शुरू किया। तो इतने हार्ड वर्ड किसी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ममता जी एंटी सनातनी है, आपने क्यों मंत्रिमंडल में रखा? ममता बनर्जी आपसे और मोदी जी से कम धार्मिक नहीं है। काली माता की, दुर्गा माता की पूजा जितनी उनके परिवार में होती है, माफ करना, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं होती। लिहाजा एक तो सर्टिफिकेट मत बांटिए किसी को, आप अपनी बात कहिए, आपकी पार्टी अच्छी, आपका नेता अच्छा, आपकी नीयत अच्छी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से विरोध कीजिए। मैं इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि हम डीएमके के नेताओं के बयान के समर्थक नहीं बल्कि उसका विरोध करते हैं। अब बताइए आप, लेकिन कैसे त्यागी हम जी, घमंडी हो गए? केसी त्यागी जी, कैसे क्या हम एक एंटी-सनातनी हो गए? नंबर ऐसा एक कंसेंसस सेकंड, भी नहीं बनना चाहिए क्या इस इंडिया गठबंधन में कि सबके सुर अलग अलग ना नजर आए? अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके कांग्रेस को ना घेरे, दिल्ली में सिर पुटअव्वल ना हो, उधर डीएमके के साथ बयानबाजी जो हो गई उसके बाद आपको आपकी पूरी तैयारियों को पलीता लगा। एक कंसेंसस इस पर भी नहीं बनना चाहिए? मैं फिर डॉक्टर अरुण कुमार जी को साक्षी बनाना चाहता हूं। हमारी गठबंधन जातिगत जनगणना चाहता है। अरुण कुमार जी के दोनों संगठन जो रामविलास जी में आस्था रखते हैं वो भी चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल चाहती है, राजभर की पार्टी चाहती है, अभी हम है इनके यहाँ का मांझी जी की पार्टी वो चाहती है। एक पार्टी ऐसी नहीं है बीजेपी की संगठन में जो जातिगत जनगणना न चाहती हो। फिर एनडीए को प्रस्ताव पास करने में क्या दिक्कत है? ये अंतर्विरोध सब जगह है। यूसीसी है, आप अरुण जी से पूछ लीजिए यूसीसी के समर्थन में क्या विपक्ष में? कल वहाँ की नागालैंड की विधानसभा में जिसमें बीजेपी के सदस्य भी हैं, यूनैनिमस प्रस्ताव पास किया है कि यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए। आप आरपी सिंह जी से पूछ लीजिए क्यों भाई आपके संगठन में क्यों विरोध है? नंबर 3, अभी हम फिलहाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे गठबंधन में कई तरह की महत्वाकांक्षाएं साथियों की हैं और मैं चुके चुनाव लड़ा हूँ, आरपी सिंह जी लड़े हैं और अरुण कुमार जी विधान परिषद में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। एक पार्टी के अंदर भी टिकट की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, 10-10 उम्मीदवार होते हैं। हमारे तो 10-20 संगठन हैं और अभी विधानसभा की तैयारी के लिए है, लोकसभा की तैयारी के लिए नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के बयान आते हैं, नहीं आने चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन दिल्ली में भी आरपी सिंह जी अपना दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको कष्ट भी होगा और सरप्राइज भी होगा। यह स्थिति जो है पंजाब में होगी, लड़ेंगे झगड़े। हम तो 50 साल से इसी काम में लग रहे हैं, आपके साथ भी रहते हैं, आपके खिलाफ भी रहते हैं, लेकिन मर्यादाओं में। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को हम अपना आदर्श मानते हैं, आप नहीं है। जैसे कल अलग हुए तो गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारी परंपराओं का हिस्सा नहीं। देश का पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत का सबसे बढ़िया आदर्शवादी मानते। ठीक है प्रोफेसर अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, आप साइड एक्टर्स की भूमिका में है तो कोई बहुत ज्यादा आपके होने या नहीं होने से एनडीए गठबंधन को फर्क तो पड़ता नहीं? देखिए, हम चूभता हुआ सवाल मेरे साथ आपने किया है तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सवाल अभी परिचर्चा में आया, जिनका विस्तार से चर्चा हुआ है, तो हमारे बड़े भाई हैं केसी त्यागी जी, ये बात ठीक है कि राजनीति सुविधा के हिसाब से तय लोग करते हैं और एनडीए का जो घटक दल है इसके अंदर भी थोड़ा कहीं कहीं दूरी है, लेकिन जो अपोजिशन का है, जो इंडिया गठबंधन का है, उसमें तो इतने कंट्रास्ट हैं कि ये मूल विषय पर बैठक नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का मूल विषय पर आना ही नहीं चाहते हैं। और मेरा मानना है कि हर लोग अपने दाव में हैं। अभी नीतीश कुमार जी को काफ़ी परेशानी हुई, उनके मन में कुछ और था, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, उसके बाद भी समझौता कर लिया कन्वेनर हो जाएं। तो जो पार्टी
अपने राज्य में अपनी स्थिति संभालने में सक्षम नहीं है, वो देश का नेतृत्व चाहता है। हालांकि ऐसा हुआ है। अभी नेशनलिज्म की बात मैडम कांग्रेस की जो कर रही हैं, सनातन की जो बात कर रहे हैं, तो सनातन हम ये कहना चाहेंगे कि राजनारायण जी पेरियार जी को भी रामायण पर परिचर्चा करके दिखलाने का काम किया, और पेरियार जी भी ऐसे समाजवादी नेता थे राजनारायण जी की उनको समझाने का काम किया। उनकी दुर्गति हुई या सदगति हुई, लेकिन जो आस्था का केंद्र है उससे कोई सनातन बन नहीं रहा है। वो ठीक ही कहा कि हम सुबह शुरू हुए, बचपन हमारा शुरू हुआ, उस समय से चीजें आ रही है, और सनातन को तो रसखान जैसे लोगों ने स्वीकार किया। एक छोटा सा इंटरवेंशन है मेरा। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने कहा कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं इंडिया में। बिल्कुल है, 28 दल हैं और सारे धुर विरोधी हैं एक दूसरे के, लेकिन आप भी इधर भी रहे और उधर भी रहे। लेकिन एनडीए में आपका होना या नहीं होना, मैं वापस अपने सवाल पर इसलिए लौट रही हूँ क्योंकि एनडीए की मीटिंग ही 4.5 साल बाद 2019 में चुनाव जीता। उस समय से लेकर अभी तक एनडीए कहाँ था, कौन पार्टी क्या कर रही थी? ओम प्रकाश राजभर निकल गए, जेडीयू निकल गया, शिरोमणि अकाली दल निकल गया। उसके बाद ये जो बैठक हुई अभी हाल फिलहाल में, लगभग 4.5 साल में, तो एनडीए का कोई अस्तित्व आपने कहा कि आपका अस्तित्व कितना बनता है, कितनी इंपॉर्टेंस बनती है आपकी, जो कॉन्ट्राडिक्शन का सवाल पैदा होगा? मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका होना ना होना ये आप समझ रही हैं, ठीक बात है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने G20 का यहाँ सम्मेलन करा करके पूरी दुनिया के सवालों को खड़ा करके सबको गांधी का दर्शन करा करके उन्होंने जो देश को ऊंचाई दिया है, ये सनातन का अपना एक मजबूत कड़ी का प्रकटीकरण है, और देश के लोग इससे अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और प्रोफेसर अरुण कुमार, एक सांसद के साथ, एक सांसद वाली पार्टी होकर आप उसी में खुश हैं। दूसरा पक्ष ये है, एनडीए में जातीय जनगणना पर आपकी ना सुनी जाए, यूसीसी पर आपकी ना सुनी जाए, लेकिन आप खुश इसलिए हैं क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं और क्योंकि एनडीए आपकी नैया पार ले जाएगा उतार कर। हाँ, हम तो सांसद नहीं हैं, तब भी बिहार में बड़े बड़े हस्तियों को छटपटाहट होने लगती है मेरी बात से। हम सांसद नहीं हैं, सड़क पर हैं। हम वैसे लोगों के जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण जैसे लोगों के अनुयायी रहे हैं कि सड़क पर रहें कि संसद में रहें, लोगों का बुखार छुड़ा देते हैं। जो सत्य के साथ खड़ा होता है वही हमारे साथ टिकता है। ठीक है, दोनों तरफ के लोगों का बुखार छुड़ाया आपने। संजय कुमार, अब क्योंकि नजदीकी फाइट नजर आ रही है, बहुत सारी असहजता भी है, बहुत सारी बयानबाजियों का दौर भी है, उम्मीदवार तय होने, प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो गए हैं, ऐसे में बहुत सारे फॉर्मूलाज विपक्षी गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। 1 अगेंस्ट 1 का फॉर्मूला भी है। 5 राज्यों के पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, G20 की सफलता, चंद्रयान की सफलता, हालांकि थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में क्योंकि घालमेल बहुत ज्यादा है, तो चंद्रयान 3, G20 की सफलता, ये क्या इन विधानसभा चुनावों में, अगले लोकसभा चुनावों में असर डालेगा, या फिर विकास, एनडीए वर्सेस इंडिया, नेतृत्व, नीति, नेता, नियत, इन सब पर वोट होगा, या फिर कुछ और समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं? गरिमा जी, आपने कई चीजों का जिक्र किया और उसके बाद भी कहा कुछ और, तो मुझे कुछ और तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया, विकास हो, चंद्रयान हो, G20 हो, नेतृत्व हो, नीति हो, ये सब आपस में परस्पर विरोधी नहीं है, ये साथ भी चल सकते हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व अच्छा हो, उसकी नीति अच्छी हो सकता है वो पार्टी विकास भी कर रहा हो, वही पार्टी चंद्रयान भी छोड़ रहा हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पार्टी के शासन में हो रहा हो। तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि 2024 के चुनाव में किस एक मुद्दे पर वोट पड़ेगा, क्या नीति पर वोट पड़ेगा या नेतृत्व पर वोट पड़ेगा, या विधानसभा के चुनाव होंगे तो नीति या नेतृत्व पर वोट पड़ेगा, क्योंकि ये परस्पर विरोधी नहीं है। मुझे लगता है सभी चीज का मिला जुला असर होगा वोट डालने पर। आपने जिन 2 बातों का जिक्र किया, जो चंद्रयान या G20 की बात कहूं,
और नेतृत्व की बात कहूं, अगर इसको मैं बीजेपी के संदर्भ में देखने की कोशिश करूं तो इसका आउटपुट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है एक आम जनता के लिए, एक आम वोटर के लिए, हमारे आपके जैसे लोगों के लिए नहीं। हम आप या बहुत सारे और जो लोग हैं बहुत बारीकी से देख सकते हैं G20 से क्या फायदा क्या नुकसान, लेकिन एक आम वोटर जो देश का एक आम वोटर है, एक आम नागरिक है, उसके लिए इसका कुल जमा, कुल जोड़ जो है, निचोड़ क्या निकल के आता है? निचोड़ निकल के आता है कि देश की छवि दुनिया में आगे जा रही है, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और उसके लिए जिम्मेवार कौन है, उसके लिए उसका श्रेय किसको देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इसमें नीति भी शामिल है, नेतृत्व भी शामिल है, और आपने जिन दो बातों का जिक्र किया, G20 भी शामिल है, चंद्रयान भी शामिल है। इन सब चीजों का असर मुझे लगता है निश्चित रूप से 2024 के चुनाव पे तो निश्चित पड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में अभी मुझे लगता है जो लोकल मुद्दे हैं जिसकी बात आपने नहीं की, कम से कम अगर हम महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इसकी शायद भनक हमें दिखाई पड़े। मैं गूंज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, गूंज वर्ड इस्तेमाल करने से मैं परहेज कर रहा हूं, लेकिन इसकी भनक दिखेगी, आहट जरूर दिखाई पड़ेगी विपक्षी पार्टी, हाँ भनक जरूर दिखाई पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इंटरप्ले होंगे, इन सब मुद्दों की झलक, इन सब मुद्दों के का आगाज होगा, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2024 के लोकसभा के चुनाव। लेकिन क्या ये माने संजय कुमार कि 2014 और 2019 की तरह क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं होगी? 1-on-1 पर अगर फॉर्मूला तय हो गया, भोपाल में जो कि बीजेपी शासित राज्य है, वहां पहली गठबंधन की रैली हो रही है, क्या ये 1-on-1 का फॉर्मूला संकट में डालेगा, चुनौती देगा, दिलचस्प होंगे समीकरण और कठिन होगा फैसला वोटर के लिए? देखिए 1-on-1 का फॉर्मूला की चर्चा काफी दिनों से हो रही है, कम से कम 4-5-6 महीने, साल भर से हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करना है। अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से 2019 की लड़ाई और 2024 की जो लड़ाई होगी उसमें काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। बीजेपी को एक तरह से, मैं ये तो नहीं कह रहा मुश्किल होगी, लेकिन बीजेपी को एक चुनौती होगी। लेकिन 1-on-1 का फॉर्मूला, ये अभी फॉर्मूला है। जब कहते हैं हम गणित बनाते हैं तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ अगर आप याद करते रहें तो उस फॉर्मूले के सहारे आपको गणित को सॉल्व करना होता है। तो फॉर्मूला तो है, अभी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को सब जिस कहते हैं हम, जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन उस फॉर्मूले के को इस्तेमाल करते हुए क्या गणित को सॉल्व किया जाएगा? और गणित की जब मैं बात कर रहा हूं जवाब दे तो मैं सकते हैं शीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं। एक तंज आया है संजय जी की तरफ से, और वो तंज ये कि 4-5 महीने हो गए सीट शेयरिंग पर बात करते करते, 1-on-1 पर बात करते हुए। आप ही का बयान बल्कि मैं देख रही थी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले आपने कहा था कि 450 सीट लगभग फाइनल है जहां 1-on-1 होगा, हमने तय कर लिया है। लतीफी कहां हो रही है? गरिमा जी, मैं संजय जी के साथ 1-2 बार पहले भी बहस का हिस्सा हो चुका हूं, और मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं। संजय जी, गुजरात में 100 की 100% सीट बीजेपी के पास हैं, हरियाणा में 100 की 100 सीट उनके पास हैं, दिल्ली में 100% हैं, छत्तीसगढ़ में एक छोड़ करके 100% हैं, राजस्थान में 100% हैं, कर्नाटक में 1-2 छोड़ करके 100% हैं, हिमाचल प्रदेश में 100% हैं, यूपी में 65 हैं, परसेंटेज आप लगा लें, और उत्तराखंड में 100% है। लगभग 200, ये 175-80 सीटें ऐसी हैं जहां अब लोकसभा की सीट तो बढ़ेंगी नहीं, इतनी रहेंगी। और 1 अगेंस्ट 1 जो मैं आपसे कहता हूं, वो मैं भी बता दूं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां ये तय हो गया है। हमारे बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, झारखंड में दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु में दिक्कत नहीं है, केरला में ए लड़े या बी लड़े दिक्कत नहीं है, आसाम में दिक्कत नहीं है, हालांकि वहाँ डिफ़िकल्ट है, और तमाम कयासों के बावजूद भी पश्चिमी बंगाल में दिक्कत नहीं है। एमवीए के गठबंधन के मुकाबले में हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में तय कर चुका है, लगभग कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, और कांग्रेस शासित राज्यों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, चूँकि उन राज्यों में क्षेत्रीय दल कम हैं, लिहाजा 400+ सीटें ऐसी बनती हैं। कहाँ दिक्कत है? वो दिक्कत खाली हमारी नहीं है,
आप आ जाइए आंध्र प्रदेश में, दिक्कत हमारी भी है, बीजेपी की भी है। आंध्र प्रदेश में अगर वाईएसआर जीतता है और तो बीजेपी की सीटें कम होती हैं, 20 से 20 हमारी। तेलंगाना अगर बीआरएस जीतती है तो बीजेपी भी कम होती है, 20 से 20 हमारी भी। और अगर भुवनेश्वर में वो अच्छा करते हैं पटनायक जी तो बीजेपी की सीटें कम होती हैं। और ये तीनों हमारे सहयोगी साथी भी रह चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनकी सरकार दिल्ली में बनेगी उसके साथ जाएंगे। नहीं, फर्स्ट मूवर हो जाइए फिर कैसे त्यागी जी? चंद्रबाबू नायडू तो अगर दिक्कत कहीं नहीं है तो आप फर्स्ट मूवर होते हुए क्यों घोषित नहीं कर देते? आप घोषित कर दीजिए, कम से कम प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी। देखिए, टिकट तय करना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान, बीजेपी के टिकट पे भी तय नहीं हो रहे, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ के बिहार को अरुण कुमार जी की पार्टी में दिक्कत हो सकती है, बाकी बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। ये टिकट बंटने की प्रक्रिया दिन के दिन तक जिंदा, लास्ट डेज ऑफ विड्रॉल है। मैं 6 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, आखिरी दिन तक टिकट तय होती चलती रहती है। एक बार मेरा टिकट 2 बजे तय हुआ और 4 बजे विड्रॉल था। 4 बजे विड्रॉल, ठीक है। आरपी सिंह, क्या वाकई अब संकट की घड़ी इसलिए है क्योंकि मैं इतिहास में पहली बार ऐसा देख रही हूं कि चुनावों की तारीख अभी नहीं आई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन उम्मीदवार की लिस्ट आपने जारी कर दी। तो आपने मैंने सुन लिया था, मैंने सुना था आपका, सुना, मैंने अनुमा आचार्य को टोका, लेकिन ये सारी, ठीक है, मैं इस बात को एडवोकेट नहीं बैठूंगा आपकी डिबेट में, आप डिबेट चलाइए, मैं बैठूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करती और अपने मंच पर बिल्कुल इस बात की एडवोकेसी नहीं करती कि किसी भी तरह की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो, लेकिन ये एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। आरपी सिंह, ये एक तरफा भी नहीं होना चाहिए। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के संबंधों को लेकर कुछ भी कहते हैं, ट्विटर पर ड्राइव चलाते हैं, अपनी भाषा के बारे में भी सोचना आपका काम है। ठीक है, प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना, अनुमा आचार्य जवाब भी देंगे उसका, उसमें कोई संकट नहीं है। टिप्पणी करी तो दिखता है, लेकिन ये एक तरफा क्यों है आरपी सिंह? ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के प्रति कैसी सोच है वो दिख रही है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपकी पार्टी विपक्षी पार्टियों के लिए करती है, उस पर भी ध्यान देते हुए हम आगे बढ़े और सवाल पर जाएं, क्योंकि कमोबेश हर पार्टी में ऐसा होता है और मैं कम से कम अपने मंच पर इसकी एडवोकेसी नहीं करती। ये बहुत साफ, बहुत लाउड, वेरी लाउड, वेरी क्लियर। आपने छूट दी, वेरी लाउड, वेरी क्लियर। ये गलत आरोप है आपका आरपी सिंह। आप कृपा करके अनुमा आचार्य, ठीक है, हालांकि विषयांतर होगा, लेकिन अगर अनुमा आचार्य माफी मांगती है प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की, तो क्या आप वो ट्वीट हटवाएंगे जो आपने रक्षाबंधन के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए रिलीज किया? क्या आप वो वीडियो हटवाएंगे आरपी सिंह? अपने घर में पिता, दादाजी या आपके नाना जी होंगे, उनके प्रति भी इसी प्रकार की सोच आप प्रलक्षित कर रही हैं। एब्सोल्युटली, मैं माफी चाहता हूं। विषयांतर हो रहा है क्योंकि आप उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, इसीलिए मैं लौटती हूँ। अनुमा आचार्य, छोटा सा रिएक्शन अगर आप देना चाहते हैं। अनुमा आचार्य। गरिमा जी, अगर प्रधानमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने जश्न मनाने से पहले हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी, तो ये बात सही है कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी, कुछ रिकंसिलिएशन करूंगी, लेकिन मेरे देश के फौजियों का जो चुनावी इस्तेमाल है, इस पे मुझे सख्त आपत्ति है। और मैं दोबारा बोलूंगी ये बात कि कोई भी व्यक्ति जो पूरे होशो आवास में है, अपने शहीदों के शहीद होने वाले दिन उनके लिए 2 मिनट का मौन न रख सके, उसको हम कैसे अपना नेतृत्व ऐसा माने कि उसका हम सम्मान करें? देश के प्रधानमंत्री। लेकिन अनुमा आचार्य, आप तो सेना का डिसिप्लिन जानती हैं, आप तो सेना का शौर्य, सेना का सम्मान जानती हैं, विंग कमांडर रह चुकी हैं, और आप जानती हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक रही हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक रही हैं, तो कम से कम असंसदीय भाषा आपको भी सूट नहीं करती। अगर मैंने किसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रधानमंत्री है, देश के सेना और शहीदों के नाम पर केवल वोट मांगे और उनकी शहादत पर वो उनके नाम पर 2 मिनट का मौन न रख सके पार्टियों से। ठीक है अनुमा जी, क्योंकि डिबेट का समय जा रहा है, सारी पार्टियों को असंसदीय भाषा, जो भाषा मर्यादित नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। आरपी सिंह, संकट है इंडिया बनने के बाद, आरपी सिंह मैं सवाल पर लौटती हूँ, संकट है इंडिया बनने के बाद पहली बार इतिहास में आपने चुनाव की तारीखों से पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। गरिमा बहन, पहली बात तो मैं त्यागी जी की एक बात का जवाब दे दूं। देश में अगर कोई जाति प्रथा पे कोई करता है, कोई छुआछूत की बात करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, परंतु ये नहीं होता कि आप सनातनियों का उन्मूलन कर देंगे।
ऐसा कभी नहीं सुना था हमने। कभी परियार जी ने या कभी और किसी ने कभी इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल की कि हम उन्मूलन कर देंगे। मैं ये मानता हूं कि जो नास्तिक का देश में वो भी सनातनी है, जो इसमें विश्वास करता है वो भी सनातनी है, जो मूर्ति तोड़ता है वो भी सनातनी हो सकता है, परंतु उन्मूलन नहीं हो सकता। आप उन्मूलन शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। कृपा कर अच्छा होता अगर आपकी पूरे के पूरे गठ दल खड़े होकर कहते कि ये बयान गलत है, ये समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बयान है, ये समाज के लिए अच्छा बयान नहीं है, परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके त्यागी साहब, आप बोलो ना बोलो, आपके गढ़ दल के जो व्यक्ति हैं उनका हमारी मुंबई की समय बहुत चला जाएगा। आपके यहाँ से आपने क्या किया था? आपकी पार्टी के नेताओं के कम से कम 20 बयान मैं पढ़ दूंगी, लेकिन क्या आप चलते चलते इस बात का जवाब देंगे कि ये कौन सा संकट है, कौन सा पैनिक है कि चुनाव आए नहीं, घोषणा हुई नहीं, प्रत्याशियों का नाम आपने तय कर दिया? जल्दी हमारी तैयारी है, हमने हर चुनाव अपने हिसाब से अपने अंदाज से लड़ना है। हमारी जिस चुनाव की जैसी तैयारी होगी हम वैसा करेंगे। वो हमने किसी से पूछना नहीं, किसी और पार्टी ने तय नहीं करना हमारे बारे में, ना किसी और दल ने तय करना। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला हम जैसे मर्जी तय करें। हमारे पास अगर कैंडिडेट पहले तैयार है हम पहले उतारेंगे। अगर लास्ट मिनट तक हमारे को दिक्कत हो, लास्ट मिनट तक उसकी चिंता करेंगे। ठीक है, चलिए इतिहास में पहली बार कम से कम यहाँ भी आप फर्स्ट मूवर हो गए कि पहले आपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। केसी त्यागी जी, कुछ और ज्यादा जल्दबाजी की, तेजी की, अर्जेंसी की आवश्यकता देखते हैं इंडिया गठबंधन में? नहीं, इंडिया गठबंधन ठीक तरीके से चल रहा है। हम पहले दिन स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कोई एक चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता हमारी चेहरा है, उसकी तकलीफें हमारी चेहरा है। जहाँ तक सनातन धर्म का है, आरपी सिंह जी, ज़्यादा ज़ोरों से बोलने से तर्कों में दम नहीं पड़ता। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि डीएमके को छोड़ करके कोई भी पार्टी इंडिया गठबंधन की उनके सवालों के साथ नहीं है। लेकिन कल आप फिर कहेंगे, आपकी पार्टी के नेता फिर परसों फिर कहेंगे। तो मैं सुन लीजिए एक मिनट, धीरज प्लीज। आप इतनी देर से इतने जोरों से बोल रहे थे, मैं इतने समझदार लोगों में से नहीं, आप इतने समझदार लोगों में से आप थोड़ा संक्षेप में केसी त्यागी जी समअप करना है, समअप करना है, संक्षेप में अपनी बात बोलिए। आरपी सिंह समय हो रहा है, आरपी सिंह समय हो रहा है। केसी त्यागी बहुत संक्षेप में। सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं मैं सबके नेताओं को जानता हूं, लेकर के सोनिया गांधी जी जिन पर आप रोज खराब टिप्पणी करते हैं उनसे लेकर शरद पवार तक, सब के सब पुजारी हैं अपने अपने धर्मों के। कोई धर्म विरोधी नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म, मैं इसलिए हिंदू हूं और गांधी जी ने कहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा सहिष्णु धर्म है ये। जिस दिन ये अपनी सहिष्णुता कमज़ोर कर देगा, जैसा आप करना चाहते हो, बहुत लोगों की इससे दूरी हो जाएगी। जाति व्यवस्था इसीलिए देश की राजनीति में धर्म और जाति का अफीम मुद्दों से भी पहले आता है। और इस डिबेट में भी यही निकल कर सामने आया, जब जब तैयारियों पर सवाल पूछा जाए तब तब धर्म और जाति की अफीम सुंघा दी जाए। खैर, सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप इजाजत दीजिए।